Hello everybody. Thank you so much for clicking this video. This is Priya Singh from EduFunda and I welcome you all with a very big heart on our channel Learn with EduFunda. आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा किसी को बोलते हुए कि इस फ्रेज का क्या मतलब होता है यार, या फिर ये इडियम मुझे समझ नहीं आया, आप फिर से बताओगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता है कि इडियम होता क्या है, या फिर डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली अ फ्रेज इज, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स? Okay, this is what today's session is about. Today we will be learning about all these terms. What are their definitions, their particular points, and also the differences between them. So, are you ready to dive into today's session? Come on, let's get started. First of all, we will talk about phrases. Phrase, इसे हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश. So, what is a phrase? A phrase is a group of meaningful words. यानी कि ये कुछ शब्दों से मिलकर बनता है. Now, I'll let you know about some important points of phrase. First, it forms a part of sentence. That means कि ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये किसी वाक्य मतलब किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है. ये पूरा सेंटेंस नहीं होता. Second point is, it does not give complete meaning. Phrases हमें complete meaning नहीं देते. हम कभी भी किसी फ्रेज को पढ़कर ये नहीं समझ सकते कि उसकी प्रॉपर मीनिंग क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है. बट वाई इज़ इट सो? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेजेस कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं और इसीलिए ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देते. ओके. Third point is, and it is the important one, it does not have subject-verb combination. Means a phrase doesn't have a subject and a verb. Phrases में कभी भी subject और verb present नहीं होता है. ये important point इसलिए है क्योंकि इसके basis पर आप phrases और clauses के बीच में बहुत easily differentiate कर सकते हो कि इन दोनों का difference क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं. So, आपको ये पता चल गया कि phrases में subject और verb नहीं होता. Now, the next point is, it has a literal meaning. What does it mean? Literal meaning का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ. मतलब कि किसी फ्रेज में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं और उस फ्रेज का मतलब भी उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग से जुड़ा हो. ऐसा नहीं कि उन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग कुछ और है और उन वर्ड्स से बना हुआ वो फ्रेज कोई अलग ही मीनिंग दे रहा हो. नो, फ्रेजेस हैव लिटरल मीनिंग. जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसका मीनिंग भी उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग से जुड़ा होता है. नाउ we will understand all these points with an example. A beautiful home. तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था समझना. पहला पॉइंट, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दूसरा, ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है.
अ ब्यूटीफुल होम, क्योंकि ये एक सेंटेंस तो है नहीं, आपको पता ही चल रहा है, अ ब्यूटीफुल होम एक सुंदर घर। और अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि फ्रेजेस कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो यहाँ भी हमें पूरी मीनिंग नहीं मिली ना। अ ब्यूटीफुल होम, व्हाट डज इट मीन? एक सुंदर घर, लेकिन इसके बाद क्या इतना कह देने से कोई भी समझ सकता है कि आप क्या कह रहे हो? नहीं ना, इसलिए इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। एंड ऑल्सो, कैन यू फाइंड आउट एनी सब्जेक्ट और अ वर्ब इन दिस फ्रेज? अ ब्यूटीफुल होम में एक आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और होम एक नाउन है, लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारा था लिटरल मीनिंग। तो इसकी लिटरल मीनिंग अ ब्यूटीफुल होम का मतलब है एक सुंदर घर, मतलब कि जो इसके वर्ड्स का मीनिंग है वही मीनिंग ये फ्रेज भी दे रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लिया इस एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पे हमारे पास एक और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन द टेबल इज़ अ फ्रेज। सेकेंड एग्जाम्पल, तारा लाइक्स टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी इज़ अ फ्रेज। Now the next one is clause. Clause को हिंदी में कहते हैं धारा। A clause is a group of words. तो clause भी कुछ शब्दों से मिलकर बना होता है, but it is different from a phrase. Now let's see some important points about a clause. The first one is it may be a part of sentence or a complete sentence. ये पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या फिर सेंटेंस का एक पार्ट भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। क्लॉजेज हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लॉजेज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होता है और एक क्लॉज में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एंड यस, किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं। इट्स नो बिग डील। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हैज़ अ लिटरल मीनिंग। क्लॉजेज भी लिटरल मीनिंग देते हैं। Let's take an example and understand all these points clearly. Rohan is sitting on the chair. सबसे पहले ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है कि रोहन कुर्सी पर बैठा है। यहाँ रोहन हमारा सब्जेक्ट है और सिटिंग वर्ब है और ये लिटरल मीनिंग भी शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है रोहन इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो इसका मीनिंग भी यही है कि रोहन कुर्सी पर बैठा है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई हो गए। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स। हरीश इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर। सेकेंड वन, श्वेता वेक्स अप इन द मॉर्निंग। So now you got the difference between a phrase and a clause. Phrases sentence का एक पार्ट होते हैं और clauses पूरा sentence भी हो सकते हैं। Phrases हमें complete meaning नहीं देते और clauses हमें complete meaning देते हैं। Phrases में कभी भी subject और verb नहीं होता और clauses में हमेशा subject और verb होते हैं। So that's how they differ from each other. Now the next term is phrasal verb. Phrasal verb को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश क्रिया। A phrasal verb is a phrase that consists of a verb plus an adverb or a preposition or both of them.
फ्रेजल वर्ब्स वर्ब से बने होते हैं और वर्ब के साथ एडवर्ब हो सकता है या प्रेपोजिशन या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसका नाम भी तो है फ्रेजल वर्ब, जो कि वर्ब से बनता है। और फ्रेजल वर्ब शॉर्ट ही होते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसमें मैक्स 3 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक। वर्ब प्लस एडवर्ब। एग्जाम्पल, लुक अप। हियर look is a verb and up is an adverb. Verb plus preposition. Example, look after. Here after is a preposition. Verb plus adverb plus preposition. Example, look forward to. Here forward is an adverb and to is a preposition. And look is of course a verb. Now let's talk about some important points. It has a literal meaning or fixed meaning. ये literal meaning भी दे सकते हैं या फिर इनका कोई अलग से बना बनाया एक fixed meaning भी हो सकता है, जो कि आप उन words की meaning को देखकर नहीं जान सकते, वो अलग होते हैं। Second point is it is a part of sentence. ये sentence का एक हिस्सा होता है, sentence नहीं होता। Third point is it does not give complete meaning. ये भी हमें complete meaning नहीं देते हैं, क्योंकि ये पूरा sentence नहीं है ना, उसका एक छोटा सा part है, तो कैसे complete meaning दे सकते हैं। And the last point is words leave their natural meaning and form a new meaning when used together as a phrasal verb. ये वही है जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि एक फ्रेजल वर्ब का मतलब उसमें यूज़ हुए वर्ड्स के मतलब से अलग होता है, क्योंकि वो शब्द अब आपस में जुड़कर एक नया मीनिंग बनाते हैं, जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स विद एन एग्जाम्पल। लुक आफ्टर। यहाँ पर लुक एक वर्ब है और आफ्टर प्रेपोजिशन है और ये मिलकर बनाते हैं एक फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। तो लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो शायद इसका मतलब हो सकता है बाद में देखना। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव जस्ट रेड कि इनका फिक्स्ड मीनिंग होता है और ये वर्ड्स अपनी नेचुरल मीनिंग को छोड़कर एक नई मीनिंग बनाते हैं। तो बाद में देखना इसका मतलब नहीं होगा, इसकी एक फिक्स्ड मीनिंग होती है और वो होती है टू टेक केयर ऑफ, मतलब किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। Here are some more examples. Let's catch up today. Here, catch up is a phrasal verb which means to meet someone after a long time. किसी से काफ़ी समय बाद मिलना। आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो आप उसे कॉल करके कहते हो hey let's catch up today. तो catch up यहाँ पर एक phrasal verb है और अब आप इसका मीनिंग भी जान गए कि catch up का मतलब होता है किसी से मिलना। Second example, I cannot figure out why she left the job. So here, figure out is a phrasal verb which means to understand something. किसी चीज़ को समझना, figure out उसे कहते हैं और ये एक phrasal verb है। And the next term is idioms. idioms तो हमने पहले भी कवर किए हैं अपने क्लासेस में, लेकिन अब इसको समझते हैं कि idioms होता क्या है। तो idioms को हिंदी में कहते हैं मुहावरा। ये तो आपने सुना होगा ना, मुहावरा क्या होता है। So an idiom is a group of words that have a special meaning that is different from the meaning of the individual words.
एक ईडियम कुछ वर्ड्स से मिलकर बना होता है जिसका उन वर्ड्स के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता। ईडियम्स की अपनी ही एक स्पेशल और फिक्स्ड मीनिंग होती है, जैसे कि वॉक ऑन एयर। अगर इसकी मीनिंग इसमें लिखे वर्ड्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो वो होगी हवा पर चलना। बट वेट, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम. This idiom means to feel extremely excited or happy. And you see, there's no role of air and walk. It conveys a totally different meaning. और इसको ही हम कहते हैं literal meaning नहीं होना। लिखे हुए वर्ड्स से बिल्कुल हट कर जिसकी मीनिंग होती है ना, तब हम कहते हैं कि इसके पास लिटरल मीनिंग नहीं होती। So, now let's talk about some important points. पहला है, it has a fixed meaning. अभी पढ़ा है कि walk on air का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, मतलब कि एक fixed meaning हुई ना walk on air की। Second point है, it does not have a literal meaning. Again the same point. walk on air, हवा पर चलना, इसका मतलब नहीं है, मतलब कि इसका literal meaning नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। द लास्ट पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ वर्ब इन एन ईडियम। किसी ईडियम में वर्ब का होना ज़रूरी नहीं होता। एक ईडियम बिना वर्ब के भी ईजिली फ्रेम हो सकता है। And on the basis of this point, you can easily differentiate between a phrasal verb and an idiom. Phrasal verbs बिना verb के फॉर्म नहीं हो सकते और idioms में verb का होना कोई ज़रूरी नहीं होता। Okay, so here are some examples of idioms. He is the black sheep of his family. Here, black sheep is an idiom which means a family member who is different from the rest. एक ऐसा member जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो। Second example, my brother has become a couch potato. Here, couch potato is an idiom which means a person who watches a lot of television. And here we are with the last topic of this session, proverb. Proverb को हिंदी में कहावत कहते हैं, जो कि आप अपने घर के बुजुर्गों से सुनते आ रहे होंगे। बस उन्हें ही proverb यानी कि कहावत कहते हैं। और ये कहावतें शिक्षाप्रद होती हैं और ये हमें कुछ सलाह देती हैं। A proverb is a short, well-known saying that gives advice or expresses truth. Let's talk about some important points. It is a sentence. तो proverb एक पूरा sentence यानी कि एक पूरा वाक्य होता है। It is a group of words with a subject and a verb. प्रोवर्ब में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स अ कंप्लीट एंड मोरल सेंस। इसका मतलब है कि ये हमें सीख देती है। लास्ट पॉइंट इज इट मे बी अ लोकल और यूनिवर्सल सेइंग। लोकल मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज़ होने वाली कहावत भी हो सकती है, और यूनिवर्सल का मतलब हर जगह हर कंट्री में यूज़ होने वाली कहावत भी हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये एक यूनिवर्सल सेइंग है जिसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो ये हमें एक कंप्लीट और एक मोरल सेंस भी देती है। ओके, सो हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। Actions speak louder than words. ये भी एक proverb है। Second one is the enemy of my enemy is my friend. मतलब कि
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. So that's all about today's lesson. Thank you so much for being with me on this video, and I really hope you have understood all these terms. And if you have any doubts, you can mention it in the comment section. If this video was helpful to you, then please like the video and do subscribe our channel. Until next time, take care and keep watching Learn with EduFunda.